कहानी गुजरात के शहर सूरत की है, मगर ऐसी सूरत से डर लगता है। सूरत की चमचमाती रोशनी के बीच जून की उस उमस भरी रात ने एक ऐसे रहस्य को जन्म दिया जिसने पूरे शहर को दहला दिया। करोड़ों की कपड़ा इंडस्ट्री से जुड़ा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने ही आलीशान बंगले में मृत पाया गया। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर कुछ ऐसा था जो किसी डरावनी कहानी से कम नहीं। पत्नी की सिसकियों और उसकी लूट व हत्या की कहानी पर हर कोई भरोसा कर बैठा, पर पुलिस के शक की सुई वही अटक गई, उस सुरक्षा कवच वाले दरवाजे पर जो बिना अंदरूनी मदद के खुल ही नहीं सकता था। और जब परतें खुलनी शुरू हुई तो सामने आई एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसमें प्यार, विश्वासघात और लालच का ताना बाना इस कदर बुना गया था कि सच्चाई खुद खून से लथपथ नजर आई। जुर्म की दुनिया में आज कहानी एक ऐसी पुलिस तफ्तीश की जिसने बिना सबूत और सुराग के बस बयान के बदौलत कत्ल की एक खौफनाक साजिश का खुलासा किया और इस मामले को पहचान दी दीक्षित जरीवाला हत्याकांड के तौर पर। तो चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गुजरात के सूरत शहर के पार्ले पॉइंट की सर्जन सोसाइटी में एक परिवार रहता था, जरीवाल फैमिली। इस परिवार का नाम इलाके में किसी पहचान का मोहताज नहीं था। माँ बाप के अलावा परिवार में एक ही बेटा था, 25 साल का दीक्षित जरीवाल। दीक्षित की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसका कद सूरत के कारोबारियों में बहुत ऊंचा था। वो कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था और सूरत के टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में उसका नाम शुमार था। उसकी मेहनत, लगन और स्मार्ट बिजनेस माइंड की चर्चाएं पूरे शहर में थी। साल 2013 में दीक्षित की शादी वेल्सी जरीवाल नाम की एक खूबसूरत और समझदार लड़की से की गई। ये शादी किसी शाही आयोजन से कम नहीं थी। सजे हुए मंडप, शहर के नामी लोग और चारों तरफ खुशी का माहौल। दोनों का रिश्ता सबके लिए एक मिसाल बन गया। शादी के करीब 1.5 साल बाद उनके घर एक नन्ही सी परी का जन्म हुआ। उसकी किलकारियों ने घर की रौनक और बढ़ा दी। अब जरीवाल परिवार के पास वो सारी खुशियां थी जो किसी भी आम इंसान का सपना होती है। प्यार, पैसा, सम्मान और परिवार की एकता। समय अपने शांत और सुनहरे ढंग से गुजर रहा था। फिर आता है 27 जून 2016 का दिन। रात के लगभग 9:40 पर दीक्षित अपनी पत्नी वेल्सी और 1 साल की बेटी के साथ घर लौटते हैं। वो आज अपने एक रिश्तेदार के यहां डिनर पर गए थे। गाड़ी सोसाइटी में आकर रुकती है। दीक्षित कार पार्क करते हैं और परिवार के साथ फर्स्ट फ्लोर पर बने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचते हैं, अचानक उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता उभरती है। उन्हें याद आता है कि शायद उसने पार्किंग एरिया की लाइट खुली छोड़ दी है। इसीलिए दीक्षित अपनी बीवी वेल्सी से कहते हैं, तुम रूम में रहो, मैं बस 1 मिनट में आता हूं। शायद पार्किंग की लाइट बंद करना भूल गया हूं। इतना कहकर वो नीचे पार्किंग एरिया की ओर चले जाते हैं। घर शांत था, हवा में हल्की ठंडक थी और घड़ी की सुइयां 9:50 का वक्त दिखा रही थी। वक्त बीतता गया, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, लेकिन दीक्षित ऊपर नहीं लौटे। वेल्सी ने पहले सोचा कि शायद वो किसी कॉल में बिजी होगा, पर जब ज्यादा देर हो गई तो उसका मन बेचैन होने लगा। उसने अपनी 1 साल की बेटी को धीरे से बेड पर सुलाया और खुद नीचे देखने के लिए निकली। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसका दिल थम गया। सीढ़ियों के पास 3 नकाबपोश बदमाश दिखाई दिए। उनमें से एक ने चाकू दीक्षित की गर्दन पर रखा हुआ था और बाकी 2 उसे जबरदस्ती ऊपर की ओर धकेल रहे थे। वेल्सी के होश उड़ गए। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही बदमाश दीक्षित को ऊपर कमरे में ले आए। कमरे में आते ही उन लोगों ने दीक्षित के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद घर का कोना कोना खंगाल डाला गया। अलमारियों से लेकर दराजों तक हर जगह हाथ साफ कर दिया गया। घर में रखे सभी गहने और नकद पैसे लूट लिए गए। वेल्सी जो अभी अभी डिनर पार्टी से लौटी थी, उसने भी अपने सारे गहने पहने हुए थे, सोने की चूड़ियां, नेकलेस और कानों के झुमके। बदमाशों ने उसे भी नहीं छोड़ा। उन्होंने उससे सारे गहने उतरवा लिए। घर में उस समय दीक्षित, वेल्सी और उनकी 1 साल की बेटी के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि परिवार के बाकी सदस्य मॉरिशस घूमने गए हुए थे। लूटपाट के बाद बदमाशों ने वेल्सी और उसकी बेटी को बाथरूम में बंद कर दिया, दरवाजे को बाहर से लॉक किया और वहां से फरार हो गए। करीब 1 घंटे तक वेल्सी को कुछ सुनाई नहीं दिया। कोई आहट नहीं, कोई आवाज नहीं,
डर और सन्नाटा दोनों एक साथ पसरे हुए थे। फिर हिम्मत जुटाकर उसने बाथरूम की खिड़की से बाहर झांका और पूरी ताकत से चिल्लाई, कोई है, दरवाजा खोलो, मदद करो। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी घबरा गए और तुरंत वहां इकट्ठा हो गए। पड़ोसियों ने जैसे तैसे बाथरूम का दरवाजा तोड़ा। अंदर से वेल्सी फूट फूट कर रोती हुई बाहर निकली। उसका चेहरा डर और सदमे से पीला पड़ चुका था। वो बिना कुछ बोले सीधा बेडरूम की ओर भागी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम ठिठक गए। कमरे का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। बेड पर दीक्षित जरीवाल मृत अवस्था में पड़ा था। उसके शरीर से खून बहकर चादर को लाल कर चुका था। कमरा अस्त व्यस्त था। टूटी अलमारी, बिखरे कपड़े और जमीन पर गहनों के खाली डिब्बे पड़े थे। वेल्सी वही फर्श पर गिर पड़ी, रोते हुए दीक्षित के शरीर को हिलाने लगी। दीक्षित, उठो, प्लीज उठो। पर अब सब खत्म हो चुका था। इसी बीच किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। घर को घेर लिया गया। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और जांच शुरू हुई। शुरुआती जांच में साफ दिख रहा था कि घर में लूटपाट के इरादे से घुसपैठ हुई थी। और जब दीक्षित ने शायद उनका सामना कर लिया तो उन नकाबपोश बदमाशों ने उसे बेरहमी से मार डाला और फिर घर से सारे गहने और नकद पैसे लेकर फरार हो गए। वेल्सी की हालत बदतर थी। वो बार बार बेहोश हो रही थी, लेकिन जब उसे थोड़ी होश में लाया गया तो उसने कांपते हुए पुलिस को सब बताया। कैसे दीक्षित नीचे लाइट बंद करने गया था, कैसे कुछ देर बाद 3 नकाबपोश बदमाश उसे पकड़कर ऊपर लाए, मारपीट की और फिर घर लूटने के बाद उसे और उसकी बेटी को बाथरूम में बंद कर चले गए। पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की। उम्मीद थी कि शायद किसी ने कुछ देखा या सुना होगा, लेकिन तब सामने आया एक चौंकाने वाला सच। किसी भी पड़ोसी ने न तो किसी के आने जाने की आहट सुनी थी और न ही घर से किसी तरह का शोर या चीख पुकार की आवाज। अब पुलिस ने इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। टीम ने सर्जन सोसाइटी और उसके पास की सभी गालियों से रिकॉर्डिंग इकट्ठा की और फिर उसी फुटेज में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। रात के करीब 9:40 पर फुटेज में सबसे पहले दीक्षित की कार अपने घर के बाहर आती हुई दिखाई दी। वही वक्त जब वो अपने रिलेटिव के यहां से डिनर करके लौटा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसी फुटेज में एक ऑटो रिक्शा दिखाई देता है। वो ऑटो दीक्षित की कार के पीछे पीछे उसी सोसाइटी के अंदर घुसता है और घर के सामने रुकता है। उस ऑटो से 2 व्यक्ति उतरते हैं। दोनों ने सिर पर केप और चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। उनमें से एक के हाथ में एक बड़ा थैला था। शायद उसी में हथियार या लूट का सामान छुपा था। दोनों व्यक्ति तेजी से दीक्षित जरीवाल के घर की ओर जाते हुए दिखते हैं। थोड़ी ही देर में वो ऑटो रिक्शा मुड़कर वापस चला जाता है, जैसे उसका काम खत्म हो गया हो। इसके बाद फुटेज में लगभग 2 घंटे का अंतराल आता है और फिर रात 11:30 बजे के करीब उसी गली में दीक्षित की कार 2 लोगों के साथ बाहर निकलती हुई दिखती है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि वही दोनों नकाबपोश व्यक्ति अब दीक्षित की गाड़ी लेकर भाग रहे हैं। अब पुलिस के लिए यह साफ हो गया था, यही वही 2 अपराधी थे जो रात 9:40 पर घर में घुसे, दीक्षित की हत्या की, घर में लूटपाट की और फिर उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गए। दीक्षित जरीवाल की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई, लेकिन अब यह मामला एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था, क्योंकि सूरत के नामी बिजनेसमैन की बेरहमी से हत्या ने पूरे शहर को हिला दिया था। पुलिस ने जांच तेज कर दी। हालांकि शुरुआती सुरागों से यह साधारण चोरी और हत्या का मामला लगता था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस गहराई में जा रही थी, शक की सुई किसी और दिशा में मुड़ने लगी थी। पोस्टमार्टम के लिए जब दीक्षित जरीवाल की डेड बॉडी भेजी गई तो उसी दौरान पुलिस को कुछ ऐसी चीजें मिली जिनसे पूरा केस और उलझता चला गया। दीक्षित के कपड़ों की जेब से उसका वॉलेट मिला, जिसमें कैश, कार्ड और आईडी सब कुछ मौजूद था। उसके हाथ में मोटा सोने का कड़ा था, गले में सोने की चैन लटकी हुई थी और कलाई में एक महंगी घड़ी बंधी हुई थी। पुलिस के लिए यह बात बेहद चौंकाने वाली थी। अगर बदमाश सिर्फ चोरी के इरादे से घर में घुसे थे तो उन्होंने दीक्षित की हत्या करने के बाद उसके शरीर से ज्वेलरी, घड़ी और वॉलेट क्यों नहीं छीने? जबकि वेल्सी का बयान था कि उन बदमाशों ने उसके पहने हुए गहने तक उतरवा लिए थे। ये विरोधाभास पुलिस को पहला शक दे गया। कहीं कहानी वैसी तो नहीं जैसी सुनाई जा रही है। दूसरा संदेह तब पैदा हुआ जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखा। वेल्सी ने बयान दिया था कि 3 नकाबपोश लोग घर में घुसे थे, लेकिन सीसीटीवी में सिर्फ 2 व्यक्ति ही दिखाई दे रहे थे। तीसरा कौन था? क्या वो घर के अंदर से ही कोई था? तीसरा सवाल और भी पेचीदा था। वेल्सी के मुताबिक दीक्षित नीचे पार्किंग की लाइट बंद करने गया था,
लेकिन पुलिस की जांच में पता चला कि उसी लाइट का स्विच फर्स्ट फ्लोर पर भी मौजूद था, जहां दीक्षित और वेल्सी का बेडरूम था। और दीक्षित जैसा समझदार व्यक्ति इस बात को भली भांति जानता था। तो फिर वो नीचे क्यों गया? क्या किसी ने उसे नीचे बुलाया था? पुलिस के संदेह को और गहरा करने वाली बात यह थी कि घर में किसी भी तरह की फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। न दरवाजे तोड़े गए थे, न ताले, न ही खिड़कियों पर किसी जबरदस्ती का कोई निशान मिला। ऐसे में सवाल उठता था, अगर चोर वाकई बाहर से घुसे थे तो उन्होंने अंदर आने के लिए दरवाजा कैसे खोला? अब पुलिस के मन में यह बात लगभग पक्की होने लगी थी कि यह सिर्फ एक लूटपाट की वारदात नहीं थी, बल्कि इस कहानी में कहीं न कहीं भीतर से कोई ऐसा व्यक्ति शामिल था जो दीक्षित को बहुत अच्छी तरह जानता था। पुलिस के मन में अब शक की परतें और गहरी होती जा रही थी। एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे थे। अगर वे लोग सिर्फ चोरी करने आए थे तो उन्होंने दीक्षित जरीवाल को क्यों मारा? अगर हत्या किसी डर या आत्मरक्षा में हुई थी तो उन्होंने वेल्सी को जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कोई भी आम लुटेरा जो पहचान छुपाना चाहता है कभी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ता। इन तमाम सवालों के जवाब किसी और के पास नहीं थे सिवाय वेल्सी जरीवाल के। अब तक की जांच से पुलिस को एक बात तो साफ समझ आ चुकी थी, दीक्षित जरीवाल की हत्या चोरी के लिए नहीं की गई थी। इस वारदात के पीछे कुछ और था, कुछ बहुत पर्सनल था। पुलिस ने अब अपनी जांच का रुख बदल दिया। उन्होंने दुश्मनी और निजी रंजिश के एंगल से सुराग ढूंढना शुरू किया। दीक्षित के बिजनेस का दायरा बड़ा था, तो पुलिस ने सबसे पहले उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों, ड्राइवर और करीबी बिजनेस पार्टनर से पूछताछ शुरू की। क्या किसी से झगड़ा हुआ था? क्या पैसों का कोई विवाद था? क्या किसी पुराने सौदे को लेकर तनाव था? लेकिन घंटों की पूछताछ के बाद भी पुलिस को कोई ठोस दुश्मनी का सुराग नहीं मिला। हर कोई दीक्षित को एक ईमानदार, मेहनती और शांत स्वभाव वाला व्यक्ति बता रहा था। अब जब सारे रास्ते बंद होते दिखे तो पुलिस की नजर बार बार एक ही दिशा में जा रही थी, वेल्सी जरीवाल की ओर। आखिरकार पुलिस ने वेल्सी को थाने बुलाया। वो हल्के पीले सूट में थकी और उदास नजर आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी शांति थी जो पुलिस अधिकारियों के लिए खुद एक रहस्य बन चुकी थी। पूछताछ शुरू हुई। पुलिस ने उससे वही सारे सवाल किए। वेल्सी इन सवालों का कोई भी साफ जवाब नहीं दे पाई। क्योंकि वेल्सी कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थी, इसलिए पुलिस के लगातार सवालों और सबूतों के दबाव में वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। कुछ ही देर की पूछताछ के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और आखिरकार उसने टूटी हुई आवाज में कहा, दीक्षित जरीवाल की हत्या के पीछे किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही हाथ है। पुलिस रुक गई। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे उसने पूरी कहानी शुरुआत से बताना शुरू किया। वेल्सी बोली, 27 जून 2016 की रात हम तीनों, मैं, दीक्षित और हमारी बेटी, अपने रिश्तेदारों के यहां डिनर के बाद घर लौटे थे। गाड़ी पार करने के बाद हम सब ऊपर बेडरूम में आ गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में पहले से ही एक योजना चल रही थी। मैंने ही दीक्षित से कहा, शायद पार्किंग की लाइट खुली रह गई है, लेकिन असल में लाइट तो बंद ही थी। यह बस एक बहाना था ताकि मैं नीचे जाकर दरवाजा खोल सकूं। मैं नीचे गई और मेन डोर को चुपके से अनलॉक कर दिया, क्योंकि मैंने पहले से ही 2 लोगों को दीक्षित की हत्या के लिए तैयार किया था। मैं लगातार मोबाइल पर उन्हें अपडेट दे रही थी कि घर पर सिर्फ हम 3 ही हैं। बाकी परिवार वाले मॉरिशस घूमने गए हैं और ये वारदात के लिए सबसे सही वक्त है। वेल्सी ने बताया कि सीसीटीवी में जो 2 व्यक्ति दिखाई दिए थे वही दोनों वे हत्यारे थे जिनसे उसका पहले से संपर्क था। दरवाजा खुलते ही वे अंदर घुसे और सीधे बेडरूम की ओर बढ़ गए। वेल्सी ने उस वक्त अपनी बेटी को गोद में लेकर एक तरफ खड़ी रही, जबकि दीक्षित कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन दोनों ने एक धारदार चाकू से उस पर हमला कर दिया। उन्होंने दीक्षित पर लगातार वार किए, कम से कम 15 से 20 बार। दीक्षित की चीखें बस कुछ सेकंड तक ही गूंजी, फिर सब खत्म हो गया। जब तक उन दोनों हमलावरों को यह पूरा यकीन नहीं हो गया कि दीक्षित जरीवाल अब जिंदा नहीं है, तब तक वे कमरे से नहीं हिले। और जब उन्होंने देखा कि दीक्षित की सांसें थम चुकी हैं, तो वेल्सी ने अपने अगले कदम पर अमल करना शुरू किया। वो कदम जो इस पूरी वारदात को एक चोरी का मामला दिखाने वाला था। वेल्सी ने जल्दी जल्दी घर का कीमती सामान और गहने उठाए, अलमारियों से ज्वेलरी, नकदी और जेवर निकालकर उन्हीं दोनों हत्यारों को दे दिए। इतना ही नहीं, उसने अपने खुद के पहने हुए गहने, नेकलेस, चूड़ियां और कानों के झुमके भी उतारकर उन्हें पकड़ा दिए, ताकि सबको ये लगे कि घर में लूटपाट हुई है। लेकिन इस सारी जल्दबाजी में वो कुछ अहम चीजें उतारना भूल गई। दीक्षित के शरीर पर वॉलेट,
हाथ में सोने का कड़ा, गले की सोने की चैन और कलाई की महंगी घड़ी जस की तस रह गई, जो बाद में पुलिस के शक की सबसे बड़ी वजह बनी। वेल्सी ने फिर उन दोनों को दीक्षित की गाड़ी की चाबी दी और कहा, जल्दी निकल जाओ, यही कार ले जाओ ताकि किसी को शक न हो। दोनों वही करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और दीक्षित की कार में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद वेल्सी ने पूरा नाटक तैयार किया। उसने घर को अस्त व्यस्त किया, अलमारी खुली छोड़ दी और फिर अपनी बेटी को लेकर बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लिया, ताकि जब लोग बाद में उसे निकालें तो कहानी पूरी तरह लूटपाट जैसी लगे। बाहर आने के बाद उसने वही बयान दिया कि 3 नकाबपोश बदमाश घर में घुसे, दीक्षित की हत्या कर दी और फिर सारा सामान लूट ले गए। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यही था, वेल्सी जरीवाल ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने अपने उस पति की हत्या करवाई जो उसे दिलो जान से चाहता था, जिसके पास पैसा, इज्जत और परिवार सब कुछ था? और इसी सवाल के जवाब की तलाश में पुलिस की जांच एक नए मोड़ पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले उन दोनों आरोपियों को पकड़ा जिन्होंने दीक्षित की हत्या की थी। पूछताछ में उनके नाम सामने आए। एक का नाम था सुकेतु उर्फ सनी और दूसरा था धीरेंद्र, जो पेशे से वेल्सी और दीक्षित का ड्राइवर था। अब पुलिस की पूछताछ में जब वेल्सी ने सुकेतु का नाम लिया तो सबके मन में एक ही सवाल उठा, आखिर ये सुकेतु था कौन? वेल्सी ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी के सबसे गहरे राज का पर्दा उठाना शुरू किया। उसने कहा, जब मेरी शादी 2013 में दीक्षित जरीवाल से हुई, उससे कई साल पहले मेरा अफेयर सुकेतु के साथ चल रहा था। वेल्सी और सुकेतु दोनों काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी करना चाहते थे और बात घर तक भी पहुंच चुकी थी। लेकिन जब परिवारों को यह पता चला कि वेल्सी और सुकेतु आपस में कजिन हैं, यानी दूर के भाई बहन लगते हैं, तो दोनों के घर वालों ने इस रिश्ते को सख्ती से मना कर दिया। परिवार की इज्जत और परंपराओं के नाम पर उनकी प्रेम कहानी को वही खत्म कर दिया गया। थोड़े ही समय में, जल्दबाजी में, वेल्सी की शादी दीक्षित जरीवाल से तय कर दी गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई। शहर के नामी लोगों की मौजूदगी में हर किसी ने इस जोड़ी को परफेक्ट कहा। वेल्सी ने भी कोशिश की कि वह अपने अतीत को भूल जाए। उसने खुद को दीक्षित के साथ नई जिंदगी में ढाल लिया। धीरे धीरे सुकेतु की यादें धुंधली पड़ने लगी। वक्त के साथ सब कुछ सामान्य हो गया, यहां तक कि सुकेतु की भी शादी एक दूसरी लड़की से करा दी गई। लेकिन कहानी का मोड़ तब आया जब साल 2015 में एक हाई प्रोफाइल पार्टी के दौरान वेल्सी और सुकेतु की अचानक मुलाकात हो गई। सालों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों के अंदर दबा हुआ पुराना प्यार फिर से जिंदा हो उठा। एक छोटी सी मुस्कान, कुछ मिनटों की बातचीत और वही पुरानी नजदीकियां वापस लौट आई। वेल्सी ने बताया, हमने वहीं पर एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए। हालांकि दोनों जानते थे कि अब हमारी शादियां हो चुकी हैं, हम अलग जिंदगियां जी रहे हैं, फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाए। इसके बाद दोनों के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई। पहले सिर्फ मैसेज, फिर कॉल्स और कुछ ही दिनों में मिलना जुलना भी शुरू हो गया। अब दोनों के रिश्ते में वो पुराना प्यार और पुरानी दीवानगी फिर लौट आई थी। अब वेल्सी की कबूलनामे में पुलिस को वो सब सुनने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो बताने लगी कि 2015 में दोबारा मिलने के बाद उसका और सुकेतु का रिश्ता पहले जैसा ही गहरा हो गया था। दोनों अक्सर एक दूसरे से गुप्त रूप से होटल्स में मिला करते थे। इन मुलाकातों में उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे थे। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता फिर से जुनून की हद तक पहुंच गया। अब दोनों ने तय कर लिया था कि उन्हें फिर से एक होना है, हर कीमत पर, चाहे इसके लिए कोई भी हद क्यों न पार करनी पड़े। लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ा अवरोध था दीक्षित जरीवाल, वेल्सी का पति, वो इंसान जो उसे दिलो जान से चाहता था और जिसके भरोसे उसने एक खुशहाल जिंदगी बनाई थी। वेल्सी चाहती तो चाहकर भी तलाक ले सकती थी, लेकिन उसके अपने स्वार्थ बीच में आ गए। वो बोली, अगर मैं दीक्षित को डिवोर्स दूंगी तो समाज में मेरी बदनामी होगी, हर कोई मुझे दोष देगा और सबसे बड़ी बात, मुझे उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। इसी सोच ने उसके मन में एक खौफनाक विचार जन्म दिया। उसने सुकेतु से कहा, अगर दीक्षित रहेगा तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे दोनों ने एक भयानक प्लान तैयार किया। उन्होंने फैसला किया कि दीक्षित को रास्ते से हटाना ही होगा। इसके लिए सुकेतु ने अपने ड्राइवर धीरेंद्र को भी प्लान में शामिल कर लिया। उसे पैसों का लालच दिया गया। धीरेंद्र तैयार हो गया और तीनों ने मिलकर तय किया 27 जून 2016 की रात को ही वारदात अंजाम दी जाएगी, क्योंकि उस दिन पूरा परिवार मॉरिशस घूमने गया था और घर पर सिर्फ दीक्षित, वेल्सी और उनकी छोटी बेटी ही मौजूद थे।
वेल्सी ने सब कुछ बारीकी से प्लान किया। उसने सुकेतु को बताया कि मेन डोर खुला रहेगा और जैसे ही दीक्षित घर लौटेगा वो पार्किंग की लाइट बंद करने का बहाना बनाकर नीचे जाकर दरवाजा खुला छोड़ देगी। रात 9:40 पर ठीक वैसे ही हुआ जैसा तय किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में दिखे वही दो लोग, सुकेतु और धीरेन्द्र, घर में दाखिल हुए, सीधे बेडरूम में पहुंचे और वहां उन्होंने दीक्षित जरीवाल पर बेरहमी से हमला कर दिया। वेल्सी की पूरी साजिश अब पुलिस के सामने थी। कातिल कौन थे, कैसे आए और क्यों आए, हर सवाल का जवाब अब साफ था। अब पुलिस के पास सस्पेक्ट भी था, सबूत भी थे और हत्या का कारण भी। इस केस का जो अंत है वो उतना ही हैरान करने वाला है जितना इसका पूरा घटनाक्रम। 3 साल की लंबी कोर्ट ट्रायल, 100 से ज्यादा गवाहों की गवाही, ढेर सारे सबूत पेश किए जाने के बावजूद भी वेल्सी जरीवाल, सुकेतु और धीरेन्द्र तीनों को दिसंबर 2019 में बरी कर दिया जाता है। कोर्ट में पुलिस ये साबित करने में नाकाम रही कि सीसीटीवी फुटेज में दिखे दोनों लोग वास्तव में वही थे, सुकेतु और धीरेन्द्र, क्योंकि फुटेज में चेहरा साफ नहीं दिखा और किसी ने भी अपनी आंखों से उन्हें घर में आते जाते नहीं देखा था। सबसे अहम बात, जिस हथियार से हत्या की गई थी वो कभी बरामद नहीं हुआ। उसके अलावा हत्या के बाद बरामद हुई चीजों पर कोई पुख्ता फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिला जो सीधे तौर पर तीनों को अपराध से जोड़ सके। इस तरह अदालत के सामने संदेह से परे अपराध साबित नहीं हो सका और हमारे कानून का एक मूल सिद्धांत है, 100 अपराधी बच जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा न मिले। इसी सिद्धांत के चलते कोर्ट ने तीनों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। लेकिन इस फैसले ने बहुत से लोगों को झकझोर दिया, क्योंकि सब जानते थे कि सच्चाई कुछ और है, पर अदालत में सच्चाई महसूस नहीं की जाती, वो केवल साबित की जाती है। ये केस एक गहरी सीख देता है। अगर पुलिस जांच में चूक हो जाए, अगर सबूत सही तरीके से इकट्ठे न किए जाएं, या अगर वकील कमजोर साबित हो, तो अपराधी कानून के दायरे में रहते हुए भी आजाद घूम सकते हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है, एक प्रेम, विश्वासघात और हत्या की दास्तान जो आखिर में न्याय की दीवारों के बीच कानूनी तकनीकी कारणों में कहीं खो गई। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, एक औरत होकर इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। मैम, कभी कभी हालात इंसान को ऐसा बना देते हैं, इसका औरत या मर्द होने से कोई लेना देना नहीं होता। जब बार बार टूटो तो कभी कभी इंसान की कोमलता भी पत्थर बन जाती है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, इलीगल रिलेशनशिप का यही हश्र होता है, इसमें कोई मरता है तो कोई जेल चला जाता है। मैम, बिल्कुल सही कहा, ऐसे रिश्तों का अंत कभी अच्छा नहीं होता। प्यार अगर सही रास्ते से न हो तो बर्बादी ही लाता है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, वाइफ ने हस्बैंड को मारा, हस्बैंड ने वाइफ को मारा और लवर ने वाइफ के साथ हस्बैंड को मारा। यही हो रहा है आजकल हर जगह। मैम, रिश्तों में अब प्यार से ज्यादा शक और गुस्सा रह गया है। कभी जो रिश्ते जान देने को तैयार थे, आज एक दूसरे की जान लेने पर उतारू है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, आजकल लोगों को किसी की हत्या करना कितना आसान लगने लगा है, पर वे इसके नतीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। मैम, सच कहा आपने, जब इंसान अपने जमीर की आवाज सुनना छोड़ देता है तब उसे किसी की हत्या भी आसान लगने लगती है। अब इंसानियत जैसे खत्म होती जा रही है। गुस्से में लोग ये भूल जाते हैं कि एक पल का फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। मैम, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट कमेंट, जिस बहन ने अपने अपाहिज भाई की सेवा की, उसी भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। वो भाई है या जल्लाद। जमुना अटलूरी फ्रॉम मुंबई। सर, कभी कभी इंसान अपनी इंसानियत ही भूल जाता है। जिसके लिए सब कुछ किया उसी ने जिंदगी छीन ली। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नाहिद खान जी ने कमेंट किया है, हाय विवेक, इट्स सच अ ट्रैजिक स्टोरी। द पुअर हस्बैंड वाज ट्राइंग टू सेव द होम, बट द वाइफ हैड नो कंसर्न फॉर द चिल्ड्रन और द फैमिली and was intent on destroying everything. What a strange woman. Ma'am, that's true. It's hard to understand what drives people to act that way. There's probably a lot more behind the scenes that we don't know. Ma'am, thank you very much for your support. स्मितल जी ने कमेंट किया है,
मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। समीनास जी ने कमेंट किया है, वाकई प्यार था उनका, लेकिन गुस्से में ये कत्ल हुआ है, जानबूझकर नहीं। मैम कभी कभी प्यार ही सबसे बड़ा जहर साबित होता है, चाहा भी और मिटा भी दिया। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नूरैशा बेगम जी ने कमेंट किया है, थैंक्स फॉर नैरेटिंग द स्टोरी एफिशिएंटली। मैम यू वेलकम। आई एम हैप्पी टू हियर यू अप्रिशिएटेड द नरेशन। आई एम सो ग्लैड यू एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर लिसनिंग। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक, कमेंट, व्यू विवेक जी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ट्रू सोल्स बाय जैनेट नाम के आईडी से कमेंट आया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्याम बहादुर गुप्ता सर जी ने कमेंट किया है, जब हसरते बेलगाम हो जाती है तो अंजाम अक्सर हत्या तक पहुंचता है। पत्नी और प्रेमी ने अपनी मर्यादा लांघी और उन्हें उसकी सजा मिली। सर सच कहा, जब इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है तो विनाश तय होता है। अफसोस की बात है, प्यार जब जुनून बन जाए तो समझदारी खो जाती है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। पी सरिता जी ने कमेंट किया है, हाय सर, हाउ आर यू? मैम आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। हाउ अबाउट यू? मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। एम भारती जी ने कमेंट किया है, हाय सर, मैं आपको फॉलो भी नहीं करती लेकिन कहानी तो सुनती हूं। आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। इट मीन्स अ लॉट दैट यू स्टिल लिसन टू दी स्टोरीज। सेंडिंग लव टू आंध्र प्रदेश। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रेमा शर्मा जी ने कमेंट किया है, दी फूलिश मैन, दैट्स व्हाई ही लॉस्ट हिज लाइफ। हाउ कुड ही फॉरगिव हर? मैम मे बी ही फॉरगेव हर बिकॉज लव मेड हिम ब्लाइंड टू एवरीथिंग एल्स। समटाइम्स फॉरगिवनेस इजंट वीकनेस, इट्स दी ओनली वे टू फाइंड पीस। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रतिमा आर्यल जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रीति कुमारी जी ने कमेंट किया है, हेलो सर, सो सैड। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ओनिमगांव नाम के आईडी से कमेंट आया है, इतना अच्छा पति को छोड़ दिया, ऐसी पत्नी को सजा मिलना चाहिए। सही कहा, इतना अच्छा इंसान छोड़ना किसी की नासमझी ही लगती है। हर रिश्ते की अपनी कहानी होती है, बाहर से देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनीता भंडारी जी ने कमेंट किया है, Nowadays people have forgotten the fear of God. Rinki should have controlled herself. She would have break it in the beginning only. I wish she would not have entertained him. Her husband also did the same mistake. Instead of killing, he would have left her. Ma'am, I understand what you're saying. It's really sad how easily people lose control and forget their values these days. Both of them made wrong choices, and things could have been handled in a much better way. Taking someone's life can never be the right solution. Walking away would have been far wiser. मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रिंकी देवी जी ने कमेंट किया है, पता नहीं क्या होगा, क्या जमाना आ गया है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संबर नाम के आईडी से कमेंट आया है, अच्छा जिंदगी पची नहीं लड़की को, बेशर्म। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे गणेश सौद जी, सत्यनारायण लहरे जी, सनी भंडारी जी, विनोद राजपूत जी, समीर जी, सनी भंडारी जी, गणपत सिंह भाटी जी, आशु लस्कर जी, जहीर डॉन जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।